हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक हमने कैनाल की डिज़ाइनिंग के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। दो तरह की डिज़ाइन फिलोसॉफीज़ थी, लेसी और कैनेडी की। दोनों के कुछ फ़ायदे नुकसान थे, हालांकि कैनेडी के नुकसान थे, लेसी के फ़ायदे ही थे। तो उसके बाद आपने पढ़ा लाइनिंग ऑफ कैनाल। लाइनिंग क्या होती है, क्यों यूज़फुल है, क्या उसके फीचर्स हैं और किस तरीके से वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देती है इरिगेशन की। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में हमारा पढ़ा था। और उसी के साथ ध्यान में रखते हुए लाइनिंग को किस तरीके का चैनल सेक्शन हमें देना चाहिए। दो शेप दी थी हमने, ट्रेपेजॉइडल और ट्रायंगुलर विद सर्कुलर बॉटम। तो उनकी डिज़ाइन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। आज को जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में इरिगेशन की एक समस्या है। इसको कहते हैं वाटर लॉगिंग। इरिगेशन के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली समस्या है वो है वाटर लॉगिंग। तो आज इसी के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वाटर लॉगिंग होती क्या है, कैसे अफेक्ट करती है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद बता दूं, आपके इरिगेशन के अंदर दो टॉपिक और बचेंगे। एक बढ़ेगा आपका फ्लड और फ्लड कंट्रोल मेथड, नेक्स्ट बचेगा आपका वियर और वियर के फीचर्स। देन आपका इरिगेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका हाइड्रोलॉजी का जो है आपका टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। मान के चलिए आप नेक्स्ट 6-7 लेक्चर के अंदर आपका इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ, वाटर लॉगिंग। आज का लेक्चर मैंने हिंदी में किया है थोड़ा चेंज के लिए, ताकि फ्लो बना रहे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा वाटर लॉगिंग होता क्या है। देखिए, बात करते हैं, कोई भी एरिया या इलाका वाटर लैग कहलाएगा यदि उस लैंड की प्रोडक्टिविटी, उपजाऊपन घट जाए। अब सीधे शब्दों में इसको नहीं समझा सकते, अब यूँ समझ सकते हैं, कोई भी जगह पर या कोई ज़मीन पर अगर पानी राइज करके ग्राउंड वाटर टेबल आपके ज़मीन के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वाटर लॉगिंग की जो है आपकी प्रॉब्लम आती है। अब इरिगेशन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ सारी बात इरिगेशन की करेंगे, अदरवाइज वाटर लॉगिंग के बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है ना। तो इरिगेशन अगर हमारी एफिशिएंट नहीं है, जो हम इरिगेशन प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वह वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अब वास्तव में होता क्या है, देखिए, हमने कैनाल की डिज़ाइन करी, कैनाल से पानी सीप करके नीचे परकोलेट होता गया और धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्राउंड वाटर लेवल राइज होता गया। एक ऐसा समय आएगा जब ग्राउंड वाटर टेबल की वैल्यू आपके ग्राउंड लेवल पर आ जाएगी, या यूँ कह सकते हैं ज़मीन के नीचे का पानी ज़मीन तक आ जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर जो मिट्टी है, जिस पर्टिकुलर एरिया में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसके वो वॉइड्स जिनसे एयर सर्कुलेशन होता था, हवा का प्रवाह होता था, वो जाम हो जाएगी, यानी पानी से भर जाएगी। हम जानते हैं पौधों के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन पौधों को पानी के साथ साथ हवा की भी ज़रूरत होती है, नमी एयर की भी ज़रूरत होती है। तो वो जो एयर वाली जो हवा है या उनके जो वॉइड्स हैं मिट्टी के अंदर, वो चोक हो जाते हैं। ऐसा होने से जो पौधों की ग्रोथ है वो रुक जाती है, या तो पौधे उग ही नहीं पाते, और अगर उगते हैं तो काफ़ी छोटी हाइट के रह जाते हैं, अनडेवलप्ड रह जाते हैं। तो वाटर लॉगिंग की जो सॉइल होती है उसको आप बीमार सॉइल या इल सॉइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर। जो पंजाब और हमारे श्री गंगानगर के आसपास का एरिया है जो इरिगेटेड है, वहाँ पे कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखी गई है, या ज़्यादातर चिकनी मिट्टी वाले एरिया होते हैं जो, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्यों होती है वाटर लॉगिंग, इसको हम पढ़ते हैं इरिगेशन के अलावा। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है एक्सेसिव इरिगेशन, इंग्लिश में कहें अत्यधिक इरिगेशन।
आप एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैनाल लीक कर रही है, सीपेज लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, तो वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है। ऊंचाई वाली कैनाल से अधिक सीपेज होना, अगर आपकी कैनाल हाइट पे है और वहाँ से पानी सीपेज होता है तो वो लोअर लेवल के अंदर रिस के पानी के अमाउंट को इंक्रीज कर देगा और ऐसी जगह पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का ना होना, देखिए जो भी मिट्टी या जो भी ज़मीन होता है उसका एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, या यूँ कह सकते हैं पानी को फ्लो करने की एबिलिटी होती है। कई बार उस जगह की टोपोग्राफी के कारण, जो हमारा लास्ट 6 टॉपिक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाता, यानी पानी एक ही जगह पे ठहरा रहता है, आगे निकल नहीं पाता, चाहे बारिश हो जाए चाहे इरिगेशन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में लगातार पानी के खड़े रहने से जो है आपकी वाटर लॉगिंग की समस्या आ सकती है। 4th पॉइंट, एक्सेसिव रेनफॉल, ज़्यादा बारिश का होना। एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर बारिश ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अराइज होगी, कारण आप सबको पता है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं। पहले भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होता था चेरापूंजी, अब ये चेंज हो गया है, अब सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिमराम, ध्यान रखना है, मौसिमराम सबसे ज़्यादा नमी वाला या बारिश वाला क्षेत्र है इंडिया के अंदर। जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। 5th पॉइंट, बाढ़ की स्थितियां लगातार उत्पन्न होना। पर्टिकुलर एरिया की बात करूं तो पश्चिम बंगाल या उसके आसपास सुंदरबन का जो इलाका है वहाँ पे लगातार बाढ़ की स्थितियां पैदा होती रहती है, यानी बारिश ज़्यादा होने के कारण एक पर्टिकुलर एरिया डूब ही जाता है पूरा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ पे खेती बाड़ी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और ऐसा होने से नदियाँ हैं अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है, यानी बड़ी हो जाती है नदियाँ, और वाटर लॉगिंग एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ की एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर गरीबी है, क्योंकि आय का जो मेन इनकम का सोर्स है वो वहाँ पे खेती है, और वो बाढ़ की स्थिति आने के कारण बिहार में भी है, बिहार और पश्चिम बंगाल आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बार बार डेवलप होने के कारण वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एरिया का उबड़ खाबड़ होना, टोपोग्राफिकल अलग होना, यानी आपके ज़मीन के अंदर कहीं पे तो ढलान है और कहीं पे एक डिप्रेशन बना हुआ है, खड्डा जैसा बना हुआ है, तो बारिश होगी या कोई भी पानी है वो उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इकट्ठा होना शुरू होगा तो समझने की बात है वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। अब वाटर लॉगिंग को रोकने के तरीके, सबसे पहला तरीका, आप वाटर लॉगिंग को 100% रोक नहीं सकते, आप इसको कम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहला तरीका आता है वो आता है लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल की लाइनिंग करना। ठीक है, लाइनिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या होती है, क्यों करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देता हूँ। लाइनिंग एक तरीका है जिससे कैनाल का जो बेस और उसके साइड है उनको पक्का कर देते हैं हम, टाइल लगा के, कंक्रीट लगा के, या कोई भी XYZ चीज़ लगा के उसको पक्का कर देते हैं, ताकि पानी का रिसाव कम हो, सीपेज कम से कम हो, तो उससे आप वाटर लॉगिंग को रोक सकते हैं। इरिगेशन का सही इस्तेमाल करना, कई लोग लालच में आके ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो अपना नुकसान ही करते हैं। तो इरिगेशन जो फैसिलिटी मिली है उसका सही इस्तेमाल करके आप वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जैसे इनफिल्ट्रेशन फैसिलिटीज़ है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप डेवलप करें अगर पर्टिकुलर एरिया में, या कोई टेम्पररी इस तरीके की नाली बनाए कि उसका स्लोप इस तरीके से डिज़ाइन करें कि जो भी आपका लैंड है वहाँ पे पानी ठहर नहीं पाए, वहाँ से निकल जाए। तो ऐसा करके वाटर लॉगिंग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लिफ्ट इरिगेशन का इस्तेमाल करना आजकल खूब चल रहा है। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, पानी को एक पर्टिकुलर हाइट पे उठा के फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो ज़मीन है वो डायरेक्टली पानी की कांटेक्ट में नहीं आ पाती, और जब पानी का कांटेक्ट ही ज़मीन से नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कहाँ आएगी।
ठीक है। पांचवा मेथड, वो भी भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्रॉप रोटेशन। देखिए, हर फसल की अपनी पानी की रिक्वायरमेंट है और अपने अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऐसी फसलों को बोया जाए पर्टिकुलर ज़मीन पे जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या को हल किया जा सके, तो ऐसा करके भी या क्रॉप रोटेशन करके भी ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए चने की, गवार, जवार की ये जो फसलें हैं, ये आपके वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के कारण के लिए काम आती है। वाटर लॉगिंग से सिर्फ पानी ऊपर नहीं आता, उसके साथ कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। कौन कौन सी समस्याएं, तो ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। कारण मैंने आपको बता दिया, वाइड्स का चौक हो जाना, जड़ों के अंदर पानी का भर जाना, ये सारी चीजें वाटर लॉगिंग को बढ़ावा देती है। वाटर लॉक्ड एरिया में लगातार नमी की स्थिति बनी रहती है, यानी मिट्टी गीली रहती है, कीचड़ का माहौल रहता है। तो ऐसे नमी वाले इलाकों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया जो है वो पनपने लगते हैं। और आप सबको पता है, ये जितने भी चीज़ें होती है ये बीमारी को इन्विटेशन देती है। तो ये पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति प्रभावित करती है। मिट्टी की क्षारता, एल्कलिनिटी और लवणता, सैलिनिटी बढ़ जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है, वाटर लॉग एरिया में जब पानी नीचे जाता है तो कैपिलरी एक्शन के कारण जो मिट्टी के निचली सतह में एल्कलाइन यानी क्षार और सॉल्ट इकट्ठे हुए हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर आके एक नमक की परत जमा देते हैं। वो नमक मिट्टी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, या यूं कह सकते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को लगभग ख़त्म सा ही कर देता है। तो सैलिनिटी का मुख्य कारण क्या है, वाटर लॉगिंग के समय कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट का ऊपर आ जाना, ये सॉइल की उत्पादकता को बेहद प्रभावित करता है। अब बात आती है कि क्या सॉइल की एसिडिटी और बेसिसिटी यानी लवणता और क्षारता को हम कम कर सकते हैं? जी हाँ, एक सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग क्या होता है, जिस एरिया में सॉल्ट या सैलिनिटी की प्रॉब्लम है या एल्कलिनिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ पर क्या करते हैं, उसको पूरी तरह पानी से भर देते हैं। पूरी से पानी तरह भरने के बाद उसको किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई आपका ट्रैक्टर हो गया, पीछे ट्रॉली लगा के, या कोई भी XYZ चीज़ से उसको शेक करते हैं, स्टिर करते हैं, हिलाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो मिट्टी की परत पे जो जमा आपके जितने भी सॉल्ट है वो उस पानी में घुल जाते हैं। बाद में उस पानी को उस पर्टिकुलर एरिया से ड्रेन ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ऐसे करने से आपके जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर जगह पे कम हो जाती है। सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप्स जैसे जवार है, बाजरा है, चारे की खेती करके सैलिनिटी को भी कम किया जाता है। चारे को इंग्लिश में फॉडर बोलते हैं, ठीक है ना। जवार, बाजरा, ये सब आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। ऐसा करके आप सॉइल की सैलिनिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हटा नहीं सकते, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें इन फसलों का या क्रॉप रोटेशन करके मिलता है ना। क्रॉप रोटेशन के लिए मैंने पहले बताया था आपको, चने की फसल जिसको इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं, काफ़ी काम आती है। क्योंकि चना क्या करता है, एक तो जितने भी सॉल्ट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ में नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और जिससे हमारी जो इनऑर्गेनिक खाद है उस पर डिपेंडेंसी कम से कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा करके भी हम चने की खेती क्या करके भी हम सॉइल की सैलिनिटी, एल्कलिनिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब जो सॉइल की लवणता के लिए उत्तरदायी है, देखो दो तरह के एल्कलीज होते हैं, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है। वाइट, और उन सब का जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है वो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, NaCl और Na2SO4। ये दो ऐसे कंपोनेंट है जो वाइट एल्कली का प्रोडक्शन करते हैं, और ये सॉइल की एल्कलिनिटी और सैलिनिटी को बढ़ाते हैं। और जब Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आता है तो उसको ब्लैक एल्कली कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो ब्लैक एल्कली ही होता है।
ब्लैक एल्कली Na2CO3 सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये कम सॉल्यूबल है, किसी भी चीज़ में सॉल्यूबल नहीं होता, और सॉल्यूबल ना होने के कारण ये लीचिंग का प्रोसेस जो होता है इसके ऊपर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्या ब्लैक एल्कली को नहीं हटा सकते? हटाने के लिए हमें थोड़ा सा दूसरा जुगाड़ करना पड़ता है। लीचिंग के टाइम पे जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्या करता है? जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट लिखा हुआ है आपके नीचे इक्वेशन। जब ऐड करता है तो Na2SO4 और कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। तो ये क्या इजीली सॉल्यूबल होता है पानी में, और इनको आप आराम से लीचिंग करके हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पानी के जो वाष्पीकरण है या इवेपोरेशन होने के बाद जो मिट्टी के ऊपर सॉल्ट की जो एक परत से बन जाती है 5 से 7.5 सेंटीमीटर, उसको भी एफ्लोरोसेंस कहते हैं। ये शब्द जाना पहचाना है, जब हमने बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ा था तब इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था, एफ्लोरोसेंस क्या है, कैसे होता है। तो यहाँ फिर से आ गया, वही वहाँ पे भी नमक के जमने के कारण हो रहा था, यहाँ पे भी नमक जमने के कारण हो रहा है। इसी के साथ अगर आपकी सॉइल क्लेई नेचर की है और उस पर बार बार आपके सॉल्ट का अटैक हो रहा है या सॉल्ट और सैलिनिटी इकट्ठे हो रहे हैं, तो कुछ समय बाद उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्ले के वॉइड्स क्या है, बहुत बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनमें लगातार सॉल्ट का अटैक होने से वो उसमें जम जाते हैं, और फिर आसानी से चाहे आप लीचिंग कर लो, चाहे कोई भी XYZ रीजन कर लो, आप उसको अपनी जगह से हटा नहीं सकते। तो ऐसे करने के कारण आपकी जो पर्टिकुलर जगह की सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी एकदम ख़त्म हो जाती है। आप उसको बंजर मिट्टी भी कह सकते हो। कोई भी निर्जन स्थान या बंजर स्थान हो, वहाँ पर अगर कोई मिट्टी मिले तो डेफिनेटली कभी ना कभी वो सॉल्ट के अटैक को झेली हुई होती है। ठीक है, तो ये था आपका वाटर लॉगिंग टॉपिक। जो इसकी मेजर चीज़ें थी मैंने कवर अप करवा दी। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर और है आपके, उसमें इरिगेशन से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है कवर अप करवा दूंगा। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स आप लोगों को अभी ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।